हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हम कंटिन्यूएशन करेंगे आपके यूनिट नंबर 6 F1 का, जो कि है वाइटल साइन, और जिसमें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल साइंस। मतलब वाइटल साइन के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, उसके डेफिनेशंस वगैरह पढ़े थे और बॉडी टेम्परेचर को स्टार्ट किया था एज अ टॉपिक। तो बॉडी टेम्परेचर में हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसके जो भी आप कह सकते हो कि लाइक उसमें आपके हीट का जो भी फिजियोलॉजी था या मैकेनिज्म था वो पढ़ा था, रेगुलेशन पढ़ा था और फैक्टर्स पढ़े थे कुछ जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर एंड में हमने पढ़ा था कि बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर जो रेंजेस होती हैं वो हमने डिस्कस किया था सारे, जो कि आपके अलग अलग साइट्स पे वेरिएट करते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से हमने चीजें डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बॉडी टेम्परेचर को हम असेस कैसे करेंगे, मींस क्या क्या मेथड्स हैं होते हैं, आपकी टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन कौन से साइट्स हैं जिस पे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं और हमें क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके आगे फर्दर हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के ऑल्टरेशन के बारे में, जैसे लाइक आपका फीवर हो गया, मींस जो आपका पायरेक्सिया है मेडिकल टर्म्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अदर जैसे आपके हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉशन है, ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर एंड में हम डील करेंगे आपके जो भी मैनेजमेंट की चीजें हैं, लाइक बॉडी टेम्परेचर का जैसे लाइक ऑल्टरेशन हो रहा है तो उनकी मैनेजमेंट क्या क्या होगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सारे वीडियोस का आपको नोट्स मिल जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन दैट चैनल ताकि आप इजिली उन नोट्स को एक्सेस कर पाओ। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मतलब जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या है, एक बैलेंस होता है जो हमारी बॉडी जब हीट प्रोड्यूस करती है और हीट लॉस करती है, उसके बीच का जो बैलेंस, जो मींस हीट का डायमेंशन हमारी बॉडी क्रिएट करती है इन दोनों के लॉस और प्रोडक्शन के बैलेंस में, वो होता है आपका बॉडी टेम्परेचर। जिसमें आप फिजियोलॉजी हमने दो चीजें पढ़ी थी कि वहां पे आपका एक कोर टेम्परेचर होता है मींस बॉडी का, और एक सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है। कोर हमेशा कांस्टेंट होता है और सरफेस हमेशा वेरिएट करता है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से या फिर कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, तो मेनली जो हम असेस करते हैं वो होता है आपका सरफेस बॉडी टेम्परेचर। मतलब अगर आप डिफरेंट साइट्स की बात करो, आप अगर फोरहेड मींस ले रहे हो बॉडी टेम्परेचर, आप ओरल ले रहे हो, ठीक है, एक्सिला से ले रहे हो, आपका रेक्टम एरिया से ले रहे हो, तो जो भी चीजें हैं वो वेरिएट करते हैं टेम्परेचर, जिसमें हमने नॉर्मल रेंजेस में डिस्कस किया था कि कितना वेरिएशन जाता है। ज्यादातर आपके 1 से 2 डिग्रीज का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो जो ये वेरिएशन आते हैं या जो भी आप कह सकते हैं हीट का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम सरफेस बॉडी टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, तो उसका असेसमेंट हम करेंगे कैसे। लाइक आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कोई टेक्निक होगी, तो वो सारी चीजें हम इसमें डील करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हीट। मतलब बॉडी टेम्परेचर को हम वापस से समराइज कर सकते हैं कि क्या होता है डिग्री ऑफ हीट को एज अ बॉडी टेम्परेचर हम समझते हैं, जिसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक था प्रोडक्शन और एक था लॉस, जिसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं एंड दूसरा आपका थर्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक, इसमें हम 2 डिग्रीज, लाइक अगर आप हीट की डिग्रीज, अगर आप हीट पढ़ोगे तो डिग्री ऑफ हीट आप बता रहे हो, तो उसमें 2 टर्म्स पर आप पढ़ते हो। पहला होता है आपका सेल्सियस, मीन जो सेल्सियस डिग्री पे आप पढ़ रहे हो, और एक होता है आपका फ़ारेनहाइट डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आप कह सकते हो कि उनके आप जो वैल्यूज होते हैं वो डिफर करते हैं दोनों डिग्रीज में। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम असेस करते हैं बॉडी टेम्परेचर तो हम इन दोनों डिग्रीज के बेसिस पे करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हमें नीड होता है कि हमें इनका लाइक अगर हम सेल्सियस में आपका बॉडी टेम्परेचर असेस कर रहे हैं तो हमें उसका फ़ारेनहाइट वैल्यू पता हो, या अगर हम फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं तो हमें सेल्सियस की वैल्यू पता हो, तो उसके कन्वर्जन के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप सबको मालूम होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये वाइवास में और आपके कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि ये फॉर्मूला आप बताइए, या फिर आप मींस आप एग्जाम में आप लिखिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फॉर्मूला आपका जैसे टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला में अगर हम बात करें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, ठीक है, अगर आपके पास सेल्सियस की कोई वैल्यू है, आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करो सेल्सियस में किया आपने, और लेकिन अब आपको उसको फ़ारेनहाइट में लिखना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो कि होता है आपका सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5, जिसमें हम एडिशन करेंगे 32 का। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी। और वहीं अगर आप फ़ारेनहाइट का जो भी बॉडी टेम्परेचर आपको मिल रहा है, ठीक है,
उसको आपको सेल्सियस में लिखना है, तो आप वहां पे क्या करोगे, फ़ारेनहाइट का जो भी वैल्यू है उसमें 32 माइनस करोगे और उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे 5/9 से। ठीक है, तो जो वैल्यू आप इक्वल करो, जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो सेल्सियस का आप कह सकते हो टेम्परेचर होगा, या वो सेल्सियस डिग्री का आपका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कन्वर्जन फॉर्मूला। अब असेसमेंट की बात करते हैं, तो असेसमेंट में हम तीन चीजें मेनली पढ़ते हैं। पहला होता है आपका साइट, कि हम कौन से साइट से असेस करेंगे। फिर दूसरा है आपका इक्विपमेंट्स, हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर होंगे असेसमेंट करने के लिए। और तीसरा है किस टेक्निक से करेंगे, लाइक अगर अलग अलग साइट है तो अलग अलग टेक्निक्स होंगी मेजर करने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, जो कि आपकी मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए होती है बॉडी टेम्परेचर मींस असेस करने के लिए, वो होता है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, हर घर में, या आप कभी आपको बीमार पड़े हो आप कभी, तो डॉक्टर के पास आपने देखा होगा जब डॉक्टर ने आपकी टेम्परेचर लिया होगा। ठीक है, तो उनके पास आपने अलग अलग टाइप्स के, अब तो पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर ज्यादा यूज में थे, लेकिन अब आपके डिजिटल थर्मोमीटर आप ज्यादा मेनली देखते हो। ठीक है, तो थर्मोमीटर का है आपका जो होता है सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है होती है, या फिर आप कह सकते हो मेन इक्विपमेंट होता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपके टेम्परेचर असेस करने के टाइम पे आपको इक्विपमेंट रिक्वायर होता है कॉटन स्वैब का। वो किस लिए होता है, जब आप नेक्स्ट जैसे हम बात करें डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, लाइक अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर किसी पे यूज करो तो ऑफ कोर्स आप उसको डिसइंफेक्ट करोगे, ताकि कोई इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, क्योंकि आप मल्टीपल लोगों पर अप्लाई कर रहे हो या पेशेंट पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आप उसको क्लीनिंग करोगे। ठीक है, तो क्लीन करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को जब आप मीन्स अब उस सॉल्यूशन में जब आप क्लीन करोगे तो आपको स्वैब की जरूरत होगी। एंड स्वैब आपको तब भी नीड होगी जब आप बॉडी टेम्परेचर असेस करते हो बॉडी के सरफेस एरिया को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका मेन मींस आर्टिकल होता है। देन आपका डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम दो सॉल्यूशन मेनली यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा, एक होता है सेवलॉन और एक होता है डेटॉल। अच्छा, सेवलॉन और डेटॉल जो सॉल्यूशन होते हैं वो आप डायरेक्टली यूज में नहीं ले आते हो, आप उसको डाइल्यूट करते हो विद वाटर, जो आपका स्टेराइल वाटर होता है। तो जो डाइल्यूशन जो फैक्टर मींस आपका जो वो होता है रेट होता है, वो होता है 1:40 फॉर सेवलॉन। मतलब 1 पार्ट ऑफ सेवलॉन में 40 ml मींस, लाइक अगर आपका हम बात करें तो 1 पार्ट ऑफ सेवलॉन में 40 पार्ट ऑफ वाटर होना चाहिए। एंड भाई डेटॉल में 1 पार्ट ऑफ डेटॉल में 20 पार्ट ऑफ वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो तब आपका डाइल्यूशन जो भी आप डाइल्यूट जैसे करोगे तो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा टू यूज ऑन थर्मोमीटर। ठीक, देन आपका नेक्स्ट है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे हमें चाहिए जो भी हमारा वेस्ट आर्टिकल निकल रहा है हम उसमें डिस्कार्ड कर सकें। आपको वॉच रिक्वायर होगी, क्योंकि टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, लाइक आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक में टाइमिंग फिक्स होती है, बट क्लिनिकल में टाइमिंग फिक्स नहीं होती, तो आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप टेम्परेचर कब ले रहे हो, मीन्स किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे ले रहे हो, मतलब कितना टाइम हो रहा है, ऑफ द डे ऑफ द नाइट जो भी है, तो उसको आप लिखने के लिए आपके काम आती है। देन आपका पेन एंड नोटपैड होना चाहिए। नोटपैड इसलिए अगर जैसे लाइक नॉर्मली आप टेम्परेचर ले रहे हो तो आप लिख सको, अदरवाइज अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा टीपीआर ग्राफिक शीट। टीपीआर ग्राफिक शीट क्या है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ग्राफिक शीट। ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में आपको मिलती है, जिसमें आपको पेशेंट का जब आप रूटीन चेकअप कर रहे हो, या आपका अगर लाइक होता है ना कि एडवाइज्ड बाय डॉक्टर है, प्रेस्क्राइब्ड है कि आपको हर 2 आवर 4 आवर 6 आवर्स में लेना है टीपीआर, तो आपको वहां शीट दी जाती है जिसमें आप मार्क करते हो कि इस टाइम पे इतना था, और आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। ठीक है, देन पेपर बैग। पेपर बैग आपका यूज होता है आपके जो भी वेस्ट आर्टिकल निकलते हैं उसमें डिस्कार्ड करने के लिए। इसमें एक चीज और हम आर्टिकल ऐड करने का होता है, रबिंग एल्कोहल। ठीक है, तो रबिंग एल्कोहल आपका क्या होता है, लाइक जैसे आप सैनिटाइजर्स वगैरह देखते हो तो आपके रबिंग अल्कोहल होता है। ठीक है, वो इसलिए चाहिए होता है हमें, ताकि जो भी हम साइट असेस कर रहे हो उसको हम पहले आप कह सकते हो क्लीन कर सके, आप उसको प्रॉपर सैनिटाइज कर लो एरी साइट को, देन आप अप्लाई करो थर्मोमीटर या आप जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो। ठीक है, तो रबिंग अल्कोहल मेनली जो हम आपके बॉडी पे यूज करते हैं वो आपका आता है 60 to 90% ऑफ आपका डाइल्यूशन उस पे आता है। ठीक है, इतना ही हम यूज करते हैं ऑन स्किन। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए, या आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स हो गए जब हम बॉडी टेम्परेचर को असेस करते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके थर्मोमीटर के बारे में, जिसमें आपके अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, लाइक आपके क्लिनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, डिस्पोजेबल, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ये सारी चीजें अलग से डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि थर्मोमीटर एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है,
ना हम बात करेंगे आपके जो कह सकते हो जो मेजर यूज आपका होता है इक्विपमेंट, वो होता है बॉडी टेम्परेचर में थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो थर्मोमीटर एक्चुअली एक क्या होता है, एक डिवाइस होता है, आप एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक डिवाइस होता है जो कि यूज होता है फॉर असेसिंग या फिर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर थर्मोमीटर का हम बात करते हैं कि लाइक पार्ट क्या है, लाइक अगर जो भी हम थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो उसका पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थर्मोमीटर मेनली जो हम एसेस करते थे पहले या यूज करते थे, वो होता था आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि आपका पहला होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को ही मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का दूसरा नाम है मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर, और मेजरली यही यूज होता था। बट नाउ अब आपका जो मेजरली यूज होता है इन मॉडर्न एरिया, तो वो होता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, तो लेकिन जो भी हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं वो मेजरली बेसिस ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर पर ही डिस्कस करते हैं। इसीलिए तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ आपका ऐसा दिखता था, मेड अप ऑफ ग्लास होता है। ठीक है, किस चीज से बना होता है, ग्लास मटेरियल से। ठीक, इसमें आपके दो पार्ट होते हैं थर्मोमीटर में। एक होता है पहला बल्ब पार्ट, जो कि आपका ये रीजन होता है, और दूसरा होता है ये आपका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, ये है आपका स्टेम पार्ट। ठीक है, तो पहला है आपका बल्ब पार्ट एंड दूसरा है आपका स्टेम पार्ट। बल्ब पार्ट अब मेजरली फिल्ड होता है मरकरी से, मरकरी आप जानते हो। ठीक है, तो मरकरी से फिल्ड होता है, और मरकरी जैसे ही आप जब मेजर करते हो आपका जो भी टेम्परेचर होता है, तो एज पर टेम्परेचर मरकरी मूव करती है, और उसमें मरकरी आपका रिफ्लेक्ट करती है कि टेम्परेचर कितना है। क्यों? क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका कह सकते हो कि लिक्विफाई हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक, तो रूम टेम्परेचर को लिक्विफाई होता है, और जैसे जैसे होता है तो और आगे की तरफ प्रोसीड करता है। ठीक है, तो एज पर टेम्परेचर ये मूव करता है। ठीक है, नॉर्मली हम जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर उठाते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा आपको 36 और 37 के 37.5 के बीच में ही मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर भी उतना ही एग्जिस्ट करता है। आपका रूम टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 में मेनली जितना नॉर्मल आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर उतना एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपको हमेशा वो मरकरी इतनी फिल्ड मिलेगी। ठीक, नाउ अब मरकरी जिसमें फिल्ड होती है उसको कहते हैं बोर। ये जो आप बीच में कैपिलरी जैसा देख रहे हो, ट्यूब जैसा, ये आपका बोर एरिया होता है। ये जो आप देख रहे हो अंदर, ये बोर होता है। बाकी का जो ये बचा चीज आपका जो पार्ट होता है वो आपका थिक ग्लास है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका थिक ग्लास है, और बीच में जो ये स्पेस होता है उसको कहते हैं बोर, या कह सकते हो कैपिलरी ट्यूब, जिसमें मरकरी मूव करती है। ठीक है, मेजरली फिल्ड होती है बल्ब में वो, और आपके थिक ग्लास पर ही आपका स्केल प्रेजेंट होता है। स्केल जो कि आपकी सेंटीग्रेड में होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमेशा जो भी स्केल प्रेजेंट होती है वो सेंटीग्रेड या कैसे सेंटीग्रेड कह रही हूँ, सेल्सियस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल्सियस डिग्री में प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी शुरू होती है 35 से 41 तक सेल्सियस में होती है। ठीक, देन जब भी आप टेम्परेचर लेते हो तो जैसे जैसे मूव करती है तो आप इजीली थर्मोमीटर में आपको विजिबल हो जाता है कि कितना टेम्परेचर है, जो कि आप इस स्केल के मेथड से आप चेक कर पाते हो। जैसे आपको मिल रहा है लाइक आपका 37.5 मिल रहा है, 38 मिल रहा है, तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक, ये हो गया। और देन आपका बीच में आपको देखिए, जैसे ही आप बल्ब और स्टेम में जहाँ अटैचमेंट होती है वहाँ आप देखोगे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, मीन्स एक यू टर्न प्रेजेंट होता है। ये बल्ब का होता है और ये स्टेम का होता है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है जो मरकरी को मूव करने में हेल्प करता है इजीली। अगर टेम्परेचर ज़्यादा वो नहीं है तो वो ज़्यादा नहीं मूव करेगा। ठीक है, इसलिए वो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है जो आप देखते हो। तो थर्मोमीटर में इतने ही हैं, पहला आपका बल्ब पार्ट होता है, और दूसरा आपका मेजर जो पार्ट होता है 90% वो होता है स्टेम पार्ट। स्टेम पार्ट के अंदर आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है जिसको हम बोर कहते हैं, और उसी में मरकरी मूव करती है, और मेजरली मरकरी आपकी फील्ड होती है बल्ब पार्ट में। दूसरा स्टेम पर ही आपका मेजरिंग जो स्केल होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि आपका सेल्सियस में होता है, जो कि 35 से 41 तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो इसमें कैपिलरी ट्यूब का जो बचा हुआ थिक ग्लास होता है, वो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो थिक ग्लास होता है। एंड स्टेम और बल्ब जहाँ पर भी मीन्स कह सकते हैं अटैच होते हैं, वहाँ पे आपको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ
थर्मोमीटर, जो कि आपका एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। अब नाउ अगर हम बात करें आपके टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की, तो हमने पहले मर्करी ग्लास थर्मोमीटर मीन्स आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो भी चीजें थी वो डिस्कस कर ली हैं। तो मर्करी ग्लास थर्मोमीटर ज्यादातर मेनली यूज होता है आपके ओरल एंड रेक्टल में। अच्छा, ओरल में आपका ये थर्मोमीटर आपको देखने को मिलेगा। सेम एज अगर रेक्टल की बात करें तो रेक्टल में भी ग्लास मीन्स आपका जो क्लिनिकल होता है वही होता है, बस रेक्टल में जो बल्ब पार्ट होता है वो आपको शॉर्ट और राउंड शेप में मिलेगा। जो हमें यहाँ पे लॉन्ग और मीन्स कह सकते हो नैरो ट्यूब देखने को मिल रही है बल्ब की, वो आपको यूज होता है ओरल में। और रेक्टल में ये चीज आपको राउंड और शॉर्ट मिलेगा, छोटा होगा और राउंड होगा बल्ब पार्ट, ठीक है। तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आपका मेजरली जो ग्लास थर्मोमीटर या क्लिनिकल या फिर मर्करी ग्लास थर्मोमीटर जो यूज होता है वो होता है आपका ओरल एंड रेक्टल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। तो आप नॉर्मली आप देखते हो सभी के पास आपको दिख जाएगा, जो भी हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं उनके पास आप देख सकते हो, या आपके घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डिजिटल थर्मोमीटर एक नॉर्मली डिवाइस है जो डिजिटली वर्क करती है, जिसमें आपको लाइक जो भी वहाँ पे डिस्प्ले होता है ना, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। मेजरली जो वैल्यू होती है वो फ़ारेनहाइट में प्रेजेंट होती है। आप जब भी मेजर करोगे तो उसमें फ़ारेनहाइट में वो वैल्यू शो करता है। ये आपका 30 सेकेंड्स के अंदर आपको रिजल्ट शो कर देता है, ठीक है। बैटरी पर रन होता है। ओरल एंड एक्जिला हम यूज करते हैं बस, ठीक है। ओरल एंड एक्जिला आपका मेजरली यूज होता है, ठीक। तो डिजिटल थर्मोमीटर आपका ये होता है। नेक्स्ट है आपका टिम्पैनिक थर्मोमीटर। टिम्पैनिक थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो हम आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मीन्स आपके ईयर के अंदर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टेम्परेचर जब लेते हैं ईयर कैनाल के अंदर तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या यूज करता है, इंफ्रारेड सेंसर यूज करता है डिटेक्ट हीट करने के लिए वो थर्मोमीटर, ठीक है। जिसमें आपका रीडिंग विद इन 1 to 3 सेकेंड आ जाता है। 1 से लेके 3 सेकेंड्स के अंदर आपकी रीडिंग आ जाती है जब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर कैनाल के अंदर आप उसको इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया टिम्पैनिक थर्मोमीटर। नेक्स्ट आपका डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। डिस्पोजेबल थर्मोमीटर एक्चुअली आपका एक पेपर पैच जैसा होता है, ऐसा, ठीक है। उसमें आपका जो भी टेम्परेचर हो तो ऐसे बॉक्सेस में बना होता है, लाइक आपका जैसे ये 98 हो गया, ये 99 हो गया, ये 100 हो गया, 101 हो गया, ऐसे डिग्रीज फ़ारेनहाइट ऑफ डिग्रीज में प्रेजेंट होता है, ऐसे पैचेस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे ही ये पेपर पैच आप अपने स्किन एरिया पे या फोरहेड पे आप रख रहे हो तो वहाँ पे जो भी जितना भी टेम्परेचर होगा बॉडी का, मान लीजिए पर्सन को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ डिग्री उसको फीवर है, ठीक है, तो वो कलर हो जाएगा, ठीक है। उसका कलर आपका जितना जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना डार्क कलर होगा, ठीक है। तो 100 पे आपका रेड कलर देखने को मिलेगा, इधर ऑरेंज, इधर येलो, ऐसे कलर चेंज होता है। तो वहाँ पे कलर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि तब हम वहाँ पे एसेस कर सकते हैं कि हमें जो भी पर्सन या जो भी क्लाइंट है उसको इतना डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट ऑफ फीवर है या फिर उसका इतना बॉडी टेम्परेचर है। तो ऐसे वर्क करता है आपका डिस्पोजेबल आपका थर्मोमीटर, मीन्स एक पैच होता है वो। मेजरली ये यूज होता है नियोनेट्स में। नियोनेट्स में क्यों? क्योंकि लाइक आपका जो अदर थर्मोमीटर हो सकता है कहीं ना कहीं वो उनको इंजरी कर दें, क्योंकि आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे जिसमें इंजरीज हैं, क्योंकि ग्लास मटेरियल है तो बच्चे क्या करते हैं वो दांत से दबा दिया, ठीक है, तो वो टूट गया। कई लोग मर्करी इंजेस्ट कर लिए जो कि बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है, या आप कह सकते हो हार्मफुल सब्सटेंस है बॉडी के लिए, तो वो बहुत सारी इंजरीज ऐसे क्रिएट होती है। तो बच्चों में ज्यादातर या नियोनेट्स में, मेनली नियोनेट्स में हम ये डिस्पोजेबल यूज करते हैं। और ये बेस्ट चीज इसकी ये है कि ये क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि सिंगल यूज का होता है, एक बार यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो सिंगल यूज पैच होता है, गिव रीडिंग चेंजिंग ऑन कलर, ठीक है, एंड यूज ऑन फोरहेड एंड एब्डोमेन। दो ही एरिया पर हम यूज करते हैं, फोरहेड पर और एक आपके एब्डोमेन एरिया पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है स्किन सेंसर थर्मोमीटर। स्किन सेंसर टच थर्मोमीटर क्या है? ये टच पर काम करता है, मतलब एक आप कह सकते हैं ऐसा डिवाइस होता है। ये आपने मेजरली पता है कहाँ देखा होगा, जब कोविड के टाइम पे आपको कहीं किसी मॉल में गए हो या किसी ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे वो मीन्स सैनिटाइजिंग एरिया जो बनाया गया था, यूनिट बनाया गया, तो वहाँ पे पर्सनल्स खड़े होते थे जिनके हाथ में आपने एक थर्मोमीटर देखा होगा जो आपका बॉडी का टेम्परेचर इंस्टेंटली विद इन 2 to 3 सेकेंड्स वो मेजर करके बता देते थे। तो उस डिवाइस को जो यूज करते उस डिवाइस को ही हम स्किन सेंसर थर्मोमीटर कहते हैं। मतलब स्किन की जितनी भी हीट होती है वो सेंस करके वो डिवाइस बताता है,
ठीक है। तो वर्क्स ऑन टच ऑन टू द स्किन एंड मेनली यूज ऑन फोरहेड, मेनली आपका फोरहेड एंड आपके स्किन एरिया में जो ओपन स्किन लाइक अपन हैंड्स मेनली यूज करते हैं। और ये आपका तुरंत 1 to 3 सेकेंड्स में जो भी टेम्परेचर होता है बॉडी को वो असेस करके बताता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूली कह सकते हो डेराइव आपका आया है आपके इसमें थर्मोमीटर में। ठीक है, तो स्किन सेंसर टच थर्मोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोमीटर की केयर की। लाइक अब हम जो भी थर्मोमीटर हमारे पास है या जो भी लाइक मेनली हम यूज कर रहे हैं आपका डिजिटल एंड मर्करी, ठीक है, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो उनका हम केयर कैसे करें, मीन्स लाइक अगर हम किसी पर्सन पर रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, लाइक अगर आप एक थर्मोमीटर 2-4 पे यूज करो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसका केयर करना पड़ता है या फिर अगर उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो उसकी केयर में हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो केयर में पहला है कि जब भी आप किसी पर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पहले थर्मोमीटर को आप क्लीन कर दीजिए। एंड जैसे ही आप यूज कर चुके हो, ठीक है, जैसे ही आपने असेसमेंट कर लिया है बॉडी टेम्परेचर का, फिर से उसको आप क्लीन कर दीजिए, ताकि अगर आप नेक्स्ट जो पर्सन है या पेशेंट उस पर असेस करो तो उसको क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो थर्मोमीटर का केयर हम करते कैसे, आई मीन कैसे, तो क्लीनिंग हम करते कैसे हैं। तो पहला यूज होता है आपका रबिंग अल्कोहल सोल्यूशन, जो कि आपका होता है 60 to 90%, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 60 to 90% ऑफ अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होती है, जो कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपका सैनिटाइजर्स होते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स और देन दूसरा है आपका डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, जो मेजरली आपको हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सेवलॉन एंड डेटॉल मेनली यूज होता है, जो कि डाइल्यूशन फैक्टर पर प्रेजेंट होता है। डाइल्यूशन फैक्टर कितना होता है 1:40, 1 पार्ट बाय 40 पार्ट ऑफ आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। और सेवलॉन एंड डेटॉल में 1 पार्ट ऑफ डेटॉल टू 20 पार्ट्स ऑफ वाटर, इसमें डेटॉल का मेन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका डिसइंफेक्ट करते हैं आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, देन आपका एक और सॉल्यूशन यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका होता है 3% पे। ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन का मेनली ज़्यादा यूज नहीं करते, डॉक्टर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल वगैरह, आप जब मीन्स इनसाइड दी ऑपरेशन थिएटर जब हमें वाइटल्स असेस करते रहना होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, वहाँ पे यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो 3% ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 3% का जो उसका फैक्टर होता है वो होता है, वो सॉल्यूशन यूज करते हैं टू डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्शन में मेनली आपका डिजिटल एंड मर्करी हम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, बाकी टिम्पैनिक एंड आपका डिस्पोजेबल डिस्कार्ड हो जाता है। स्किन सेंसर को रबिंग अल्कोहल से आप कह सकते हो कि क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि असेसमेंट के आपके साइट्स क्या हैं, और फिर हमारे पास आते हैं कि कौन कौन से टेक्निक हम यूज करेंगे कि हम जो भी बॉडी टेम्परेचर जहाँ पे जिस भी साइड से असेस कर रहे हैं वहाँ के टेक्निक्स अलग है या प्रोसीजर अलग है। ठीक है, ओके नेक्स्ट तो हम बात करते हैं, जैसे हमने इक्विपमेंट्स डिस्कस कर लिए कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, और फिर हमने थर्मोमीटर मेनली जो हमारा होता है उसके टाइप्स पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि लाइक जो भी साइट्स के अकॉर्डिंग हम थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, तो उन साइट्स पर हम कैसे किन टेक्निक्स या किन मेथड्स का यूज करेंगे असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो साइट्स हमारे पास है ओरल, एक्सिलरी, टिम्पैनिक, रेक्टल एंड वेजाइनल। ठीक है, तो इतने साइट्स पर अलग अलग मेथड्स या फिर आप कह सकते हो अलग प्रोसीजर होता है। तो पहला हमारे पास है, डिस्कस करते हैं ओरल साइड। जो भी हम टेक्निक या आप कह सकते हो जो कॉमनली टेक्निक यूज करते हैं ये वो यही है कि हम अगर मीन्स आपके असेस कर रहे हैं हम टेम्परेचर, तो मेनली हम एक्सिला एंड ओरल से लेते हैं टेम्परेचर। ठीक, तो ओरल साइड का जो भी नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर है आपका वो है इन अडल्ट की, ये अडल्ट का है। ठीक है, अडल्ट में आपका होता है 36.5 to 37.5 सेंटीग्रेड एंड 97.7 से 99 फ़ारेनहाइट आपका होता है नॉर्मल टेम्परेचर जो हम ओरल साइड पे लेते हैं। अगर इनसे ऊपर या नीचे मिलता है तो वो अल्टरेशन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर की, आप कह सकते हो टेक्निक की। तो वो होती है आपकी पहले कि आपको जो भी चीजें या जो भी प्रोसीजर अप्लाई करो उसके पहले आप हैंड वॉशिंग प्लीज कर लें, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। क्रॉस इन्फेक्शन मीन्स लाइक आप अपने साइड से कोई इन्फेक्शन पेशेंट को या जो भी क्लाइंट है आपके पास उनको ना करें, उनको ना दें। ठीक है, उनको ट्रांसफर ना करें। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो प्लीज हैंड वॉशिंग कर लीजिए, या आप हैंड सैनिटाइजर या रबिंग अल्कोहल का यूज करें, ताकि आप जो भी हैंड हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। आपको जो भी आर्टिकल्स है उसको पहले से ही अरेंज करके रखना है, हैंड हाइजीन करिए। उसके बाद आप पेशेंट पर मीन्स आप जो भी टेक्निक अप्लाई करना जा रहे हैं
उसके बारे में पेशेंट को आप बताइए कि आप टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, ठीक है। उनको आप जो भी अप्लाइड टेक्निक है उनके बारे में थोड़ा सा नॉर्मली ब्रीफ कर दीजिए कि आप ये आप चीजें करोगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें कर लीजिए, ठीक है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। चीजें आप बता दीजिए कि आप ये करेंगे या आप टेम्परेचर लेने वाले हैं, ठीक। तो उसके बाद हैंड हाइजीन कर लिया आपने। नाउ अब आपको मेनली जो प्रोसीजर है ओरल साइड के टेम्परेचर असेसमेंट का, वो ये है कि आपको क्या करना है। थर्मोमीटर आप लाइक ओरल में आप क्या यूज कर रहे हो, आपका डिजिटल एंड क्लिनिकल, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है, आपको थर्मोमीटर प्लेस करना है बेस ऑफ द टंग। बेस ऑफ द टंग मतलब साइड ऑफ फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम के साइड में, फ्रेनुलम क्या होता है, जिससे टंग अटैच होती है फ्लोर ऑफ द माउथ। आपने कभी जीभ अपनी ऊपर करके देखा हुआ है कि एक मसल टिश्यू होती है जो आपका अटैच करती है आपके टंग को विद द फ्लोर ऑफ द आपका माउथ, ठीक है। तो फ्रेनुलम उसके साइड में आपको प्लेस करना है, मींस टंग को आप रोल कराइए। और बेस मींस आपके साइड ऑफ टंग, सॉरी बेस एट द टंग, साइड ऑफ द फ्रेनुलम में आपको थर्मोमीटर बल्ब के साइड से इंसर्ट कर, मींस आपको क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। फिर आप टंग को आप इजिली उस पर प्लेस करवा दीजिए, ठीक है। ठीक है, ये आपको करना है कि प्लेस करना है थर्मोमीटर को एट द बेस ऑफ द टंग, ठीक है। फिर आपको अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है। आपके पास वॉच होगी तो जैसे हमने बात करी इक्विपमेंट्स में, तो वॉच पर आप देखिए। और अगर आपके पास डिजिटल थर्मोमीटर है तो आपको बीप साउंड का वेट करना है, क्योंकि उसमें बीप साउंड आती है, विद इन 30 सेकेंड्स आपको आ जाएगी, मीन्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको वेट करना है। जैसे ही वो बीप आती है या 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं तो आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को रिमूव करना है और उसकी सबसे पहले आपको वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब वैल्यू देखने का जो कह सकते हो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वैल्यू लाइक मीन्स डिजिटल में तो डिस्प्ले हो रहा है कि ये वैल्यू है, इट्स नॉर्मल, बट क्लिनिकल में क्या होता है कि जो मर्करी होती है, जिसमें फील्ड मर्करी होती है, अगर आप उसको आई लेवल पे नहीं देखोगे तो वो एंगल जो बनता है उसकी वजह से आपको जो भी वैल्यू दिख रही होती है, जो करेक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा आपको आई लेवल पर रखना है, ठीक है। जो भी थर्मोमीटर आप मीन्स क्लिनिकल का यूज कर रहे हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हो, तो उसको आई लेवल पर रखिए, देन आप वैल्यू को चेक करिए। अगर आप ऊपर या नीचे रखोगे तो आपको वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें वो ग्लास होता है और उसमें आपका जो भी वैल्यू होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि मर्करी आपकी सिल्वर कलर की रिफ्लेक्शन को पास ऑन करती है, ठीक है। तो आपको वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलेगा ड्यू टू थिक ग्लास, ठीक। तो आपको क्या करना है, नोट करना है वैल्यू आपके आई लेवल पर, आपको थर्मोमीटर प्लेस करना है और आपको चेक करना है। और हमेशा थर्मोमीटर को आप स्टेम पार्ट से ही पकड़ोगे, कभी भी बल्ब पार्ट से नहीं पकड़ना है आपको। ये हमेशा आप नोट करिएगा, बिफोर एंड आफ्टर हमेशा, ठीक है। आपको हमेशा जो थर्मोमीटर है आपको स्टेम पार्ट से ही पकड़ना है, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो भी प्रोसीजर मीन्स आपने जैसे वैल्यू आपने चेक कर ली होगी आपका जो भी वैल्यू है, फिर आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को आपने स्टेम पार्ट से पकड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये आपका थर्मोमीटर है तो ये आपका बल्ब पार्ट हो गया, ये आपका स्टेम पार्ट हो गया, आप हमेशा ऐसे ही पकड़ोगे, ठीक है। अब आपने वैल्यू देख ली है, अब आपको क्या करना है, ये आपका हाईली इन्फेक्टेड एरिया हो सकता है, क्योंकि ये आपके माउथ में प्लेस होता है पेशेंट के, तो ये इतना आपका जो भी एरिया जितना माउथ में प्लेस हो वो हाईली इन्फेक्टेड होता है, और ये आपका लो इन्फेक्टेड है क्योंकि ये बाहर था, ठीक है। तो अब ये आपको क्या करना है, हाई और लो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो क्लीनिंग करनी है वो लो से हाई करनी है। वो इसलिए अगर आप हाई से लो करोगे तो जो इन्फेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है वो इधर भी स्प्रेड हो जाएगा, इसीलिए आपको ये नहीं करना है। या आप कह सकते हो जो भी सिक्रेशन माउथ का होता है आप जब भी बेस पे रखोगे तो वो यहाँ से यहाँ स्प्रेड हो जाएगा, तो वो ये भी पार्ट इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आपको लो से हाई की तरफ क्लीनिंग करनी है। क्या करना है आपको, जो भी सिक्रीशन है या ऑफ कोर्स होगी, ओरल सिक्रीशन होगी, सलाइवा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब आपको लो से, जो कि आपका जो भी टच में नहीं था माउथ के, ठीक है, जिसको आपने होल्ड किया था, वो आपको लो से हाई की तरफ क्लीन करना है, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। आपको ऐसे क्लीन करना है, मतलब आपको स्टेम से बल्ब की तरफ क्लीन करना है। जैसे ही आपने सिक्रीशन क्लीन कर लिया, अब आपको क्या करना है, आप इसको डिसइंफेक्ट करना है, क्योंकि आप अदर पेशेंट पे भी करोगे। अच्छा, डिसइंफेक्शन का एक ये है कि आपको जब आप जैसे यूज करने जा रहे हो तुरंत,
लाइक आप अभी इंट्रोड्यूस किया आपने आर्टिकल से अरेंज किया, तब आपको डिसइंफेक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन वो लगा होता है, वो कहीं ना कहीं आप जब आप पेशेंट को दोगे तो हो सकता है बहुत पेशेंट एलर्जिक हो, और ऑफकोर्स वो सॉल्यूशन आपके एडिबल्स नहीं होते, मतलब वो आपके माउथ के लिए आपके लिए हार्मफुल होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। उनमें आपका जो भी सॉल्यूशन होता है वो आपके हीटिंग पर्पस के लिए नहीं होते, ठीक है, तो कहीं कहीं हार्म करेंगे। इसीलिए आपको कभी भी जस्ट बिफोर प्रोसीजर क्लीनिंग नहीं करनी है, आपको पहले से क्लीन करके रखना है थर्मोमीटर, ठीक है, या डिसइंफेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब स्वैप आपने स्वैप का यूज करके वाइप कर लिया है आपने सिक्रीशन, ना अब आपको क्या करना है, स्टेम पार्ट से ही आपको जो बल्ब पार्ट है आपको सॉल्यूशन जो भी होता है उसमें आपको इसको डिप करके आप कह सकते हो रखना है, ठीक है। मीन्स विद इन फॉर 3 to 5 सेकेंड्स का डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है, 5 सेकेंड्स के लिए आपको सॉल्यूशन में रखना है, देन आपको प्लेस कर देना है स्टेराइल वाटर में, ठीक है, तो आपको वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, ठीक। कभी भी आपको बल्ब पार्ट टच नहीं करना है। ये आपका हो गया डिसइंफेक्शन, ठीक है। डिसइंफेक्शन कैसे होता है? हमेशा लो से हाई, मीन्स स्टेम टू बल्ब की तरफ, ठीक है। जैसे ही हो गया आपने ये थर्मोमीटर आपने प्लेस कर दिया फ्रेश वाटर में, ठीक है, सॉरी आपके स्टेराइल वाटर में, देन आप अब क्या करेंगे, जो भी वेस्ट था आपको वाइट निकला है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दीजिए आपकी किडनी ट्रे से पेपर पैक में, एंड देन आपको क्या करना है, आपको वैल्यू नोट करनी है। आपकी DPR अगर ग्राफिक शीट है तो उसमें करिए, ठीक है, और अगर आपके पास नोट पैड है या जो भी आप पेपर लेके गए हैं उस पर है तो आप उस पर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अपना जो भी आपको वैल्यू नोट किया, देन आप अपना हैंड वॉशिंग कर लीजिए, या आपको अगर हैंड मीन्स आपको हैंड हाइजीन के लिए सैनिटाइजर वगैरह अवेलेबल है तब आप वो अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब नाउ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको ओरल साइट कहाँ पर नहीं चूज करना है, मतलब क्योंकि हमेशा ओरल साइट आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो सकती है, जैसे आपका क्या है कि किसी को कोई ओरल कैविटी की डिजीज हो तो वहाँ पे आपको ओरल साइट नहीं ऑप्ट करना है। आप एक्जिला कर सकते हैं, आप रेक्टल कर सकते हैं, आपका टिम्पेनिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको ओरल साइट तक ऑप्ट नहीं करना है। किसी को नोज या माउथ की सर्जरी हो रखी हो, ठीक है, किसी को रिस्क ऑफ सीजर हो, सीजर का रिस्क हो तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर हो सकता है आप जब एसेस करो और तब सीजर आ गए, वो जो ग्लास मटेरियल है वो उसके माउथ में ब्रेक हो सकता है, मर्करी इंगेस्ट कर सकता है वो पर्सन, ठीक है। किसी को ऑक्सीजन मास्क लगा हो तो आपको नहीं करना है, ठीक है। देन आपको चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स नहीं करना है। और क्यों? क्योंकि बच्चे, जैसा हमने बताया था, बच्चे वो प्रेस कर सकते हैं तो ग्लास टूट सकता है, उनको हाँ इंजरी हो सकती है, इवन वो भी मर्करी इंगेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड आपको नहीं यूज करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पेशेंट अगर किसी भी टाइप का हॉट कोल्ड फूड आइटम अगर कंज्यूम किया है, आपको किसी भी टाइप का हॉट आइटम फूड आइटम हो गया, कोल्ड फूड आइटम हो गया, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, अगर ये सारी चीज़ें उसने अभी कंज्यूम की हुआ तो आपको तब एसेस नहीं करना है ओरल साइड से। क्यों? या फिर आप वेट करिए, क्योंकि अगर पहले से ही माउथ का टेम्परेचर हॉट हो रखा है, कोल्ड हो रखा है फूड आइटम के, जैसे आप कुछ ठंडा पी रहे हो तो मुंह का जो भी टेम्परेचर होगा वो आपका उस टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग फूड आइटम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो आप तब लोगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो या तो आप वेट कर लीजिए, अगर आपका स्मोकिंग अल्कोहल है तो आप कोई और साइट ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ओरल साइट का, जब भी आप टेम्परेचर एसेस कर रहे हो या चूज कर रहे हो ओरल साइट फॉर एसेसिंग दी बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एक्सिलरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका साइट है वो है आपका एक्सिला, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक्सिलरी साइट। तो मेनली जो आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है एडल्ट्स में एक्सिला के साइड पर वो होता है 36 सेंटीग्रेड टू 37 सेंटीग्रेड, या फिर 96.8 टू 98.6 फ़ारेनहाइट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है वो मीन्स आप कह सकते हो बिफोर प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर सेम ही है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको क्या करना है। आर्टिकल्स अरेंज करके रखना है, आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। प्रोसीजर थोड़ा जो आप भी अप्लाई करने जा रहे हो साइट पर वो आपको थोड़ा सा पेशेंट को ब्रीफ कर देना है कि हाँ हम आपका एक्जिला से टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, ठीक है, हम ये चीजें करेंगे। ये सारी चीजें हो गई। नाउ अब मेन जो प्रोसीजर है उसमें आपको क्या करना है, एक्सपोज करना है एक्जिला को, ठीक है। तो एक्जिला को एक्सपोज करना है, ये चीजें आप मेंशन करिएगा जब भी आप ब्रीफ करें पेशेंट को, ठीक है। फिर उस एरिया को ड्राई करना है स्वैब से। क्यों ड्राई करना है? क्योंकि
एक्सिलरी रीजन पे हमेशा ज्यादातर मेनली 90% 90 to 95% पे आपको स्वेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां पे आपको उस एरिया को ड्राई करना है स्वैप से ड्राई करने के बाद आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को प्लेस करना है और हैंड्स को क्लोज कर देना है। मींस जो भी एक्सिला आपने ओपन किया था, प्लेस किया, और देन यू हैव टू क्लोज इट, ठीक है। जैसे ही क्लोज करेंगे देन आपको वही सेम चीज, अगर आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया है तो 2 to 3 मिनट्स आप वेट करिए। अगर आपका डिजिटल थर्मोमीटर है तो 30 सेकेंड्स के लिए, मतलब या टिल बीप के लिए आप वेट करिए। आपका डिजिटल में बीप आती है, फिर जैसे ही आपका बीप आ जाए या 2 to 3 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तो आप वैल्यू को नोट कर लीजिए विद द हेल्प इन आई लेवल, मतलब विद द हेल्प ऑफ आई लेवल टेक्निक आप उस टेम्परेचर को नोट करिए इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। फिर उस क्या करना है, उसको क्लीन करना है। क्लीन का मेथड वही है, केयर करना है कि आपको उसको लो आपका इन्फेक्टेड साइड से लो इन्फेक्टेड एरिया से हाई इन्फेक्टेड एरिया पे सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है, लाइक दिस सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है, मींस स्टेम टू बल्ब, ठीक है। अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेम एज डिजिटल, आपको जो भी प्रोब पार्ट है वो आपको क्लीन करना है सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। अगर क्लिनिकल है तो उसको आप वापस से डिसइंफेक्ट करके स्टेराइल वाटर में आप क्लीन करके रख दीजिए एंड जो भी रीडिंग आपको मिली थी वो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। इसमें जो भी चीजें हैं लाइक आपको ध्यान में रखना है कि आपको कब एक्जिला का नहीं लेना है टेम्परेचर। वैसे तो मेनली आप जब ओरल साइट हमारा नहीं वर्क पे होता है, आप कह सकते ओरल साइट हम एसेस नहीं कर सकते तो हम एक्सिलरी करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम एक्सिलरी भी नहीं कर सकते, जैसे किसी का हैंड फ्रैक्चर हुआ हो, ठीक है, कोई बर्न प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई शोल्डर डिसलोकेशन हो तो आप इसको जब मूव करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में फ्रैक्चर हो, कोई इंजरी हो, ठीक है, इन सारे कंडीशंस में आपको रिकॉर्ड मीन्स आप कह सकते हो ये साइट मत करिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका टिम्पेनिक साइट। टिम्पेनिक मीन्स आपका ईयर मेम्ब्रेन, आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसमें इस साइड पे आप लेते हो जब आपका एक्सिलरी और ओरल दोनों आपको एसेस करने को नहीं मिल रहा है, आप कह सकते हो वो आपके उसमें यूज में नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेरी साइड का आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.6 से 38 सेंटीग्रेड होता है और 97.9 to 100.4 फ़ारेनहाइट आपको नॉर्मल मिलता है। फिर इसके नीचे ऊपर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो ऑल्टरेशंस में आती है। इसमें भी वही चीजें हैं, सेम आपका प्रोसीजर है कि आपको पहले आर्टिकल्स अरेंज करके रखना है, ठीक है। आपको जो हैंड हाइजीन है वो परफॉर्म करनी है, आपको जो भी क्लाइंट है पेशेंट है उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, ठीक है। देन आपको मेनली क्या करना है, जो भी मींस आपके जो भी पेशेंट हैं उनमें अगर आपका पेशेंट जो भी क्लाइंट है उनमें दो टाइप कैटेगरी को हम डिवाइड करते हैं, एक होता है अडल्ट और एक होता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो अडल्ट अगर आपके पास क्लाइंट है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी मींस आप टिम्पेनिक जब साइट असेस कर रहे हो तो उसमें आपको ईयर को कैसे मूव करना है, क्योंकि मेन चीज यही होता है ड्यूरिंग टेम्परेचर या फिर असेसमेंट ऑफ ईयर में। अब अडल्ट अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, ईयर का पिन्ना होल्ड करना है और क्या करना है, हमें अपवर्ड से बैकवर्ड की तरफ पुल करना है, स्लाइड पुल करना है, ज्यादा जोर से नहीं है। अडल्ट के पिन्ना में क्या करना है, आपको अपवर्ड देन बैकवर्ड की तरफ पुल करना है, मतलब पहले ईयर का जो पिन्ना है उसको पहले ऊपर की तरफ खींचना है और फिर पीछे की तरफ, ठीक है, मींस अपवर्ड एंड देन बैकवर्ड। तो आपको जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो इजीली आपको विजिबल हो जाएगी। और सेम एज चिल्ड्रन में क्या करना है, आपको जो पिन्ना है उसको स्ट्रेट बैक एंड डाउनवर्ड करना है, मतलब पहले पीछे की तरफ और फिर नीचे, ठीक है। और अडल्ट में क्या करना है, ऊपर की तरफ और पीछे, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि अडल्ट में अलग अलग आपका टेक्निक होता है पिन्ना पुल करने का और आपके चिल्ड्रन में अलग। तो आपको जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इजीली मींस आपको विजिबल हो जाएगी। और जैसे जब आपको ये वो हो जाए तब आप थर्मोमीटर को प्लेस करिए, सेम एज 2 से 3 मिनट अगर आपने टिम्पेनिक आप इसमें टिम्पेनिक थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो टिम्पेनिक आप वेट करिए, उसमें 2 to 3 मिनट्स के बाद आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, उसको वैल्यू नोट करिए, थर्मोमीटर को क्लीन करिए और फिर रख दीजिए उस डिवाइस को, ठीक है। और फिर रखने के बाद आप उसकी वैल्यू जो भी है आप रिकॉर्ड करिए टीपीआर शीट पे या फिर आपके नोटपैड पर। और इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर जो भी पर्सन आपके पास है अडल्ट या चिल्ड्रन अगर आपके पास जो भी है उनके अगर कोई ईयर सर्जरी हुई हो, कोई हेड इंजरी हुई हो, कोई हेड सर्जरी हुई हो, कोई ईयर में कंडीशन प्रेजेंट हो, ठीक है, कुछ भी होता है तो आपको वो साइट नहीं ऑप्ट करनी है, मींस आपकी टिम्पेनिक साइट आपको ऑप्ट नहीं करनी क्योंकि वो और फर्दर डैमेज कर सकता है, ठीक है।
तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल एंड वेजाइनल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा साइट है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है आपका रेक्टल या फिर वेजाइनल साइट। फीमेल्स में मेनली वेजाइनल साइट यूज करते हैं, मेल्स में आपका रेक्टल, और चिल्ड्रंस में भी रेक्टल यूज करते हैं। ठीक है, तो रेक्टल और वेजाइनल साइट का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 37 to 38 सेल्सियस, जो कि आपकी 98.6 to 100.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये आपके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। देन आपका ये मेनली यूज्ड इन होता है अनकॉन्शियस पेशेंट या नियोनेट्स में। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट में क्योंकि आप एक्जिला या माउथ या ये सारी जो साइट्स होते हैं उसको एसेस नहीं कर सकते, इसीलिए आपका ये साइट यूज करते हैं अनकॉन्शियस एंड नियोनेट पेशेंट में। या फिर अगर हम एक्जिला या ओरल या जो आपके टिम्पैनिक अदर साइट्स है उसमें कोई इशू है, लाइक आपके बर्न कंडीशन होगा, जो बॉडी बर्न होती है, तो आप नहीं एसेस कर सकते, तो ये साइट अप्रोप्रिएट होता है। एक चीज और है कि ये मोस्ट एक्यूरेट साइट होता है, या आप कह सकते हो मोस्ट एक्यूरेट रूट होता है बॉडी टेम्परेचर को एसेस करने के लिए। अब ये भी है कि अगर ये मोस्ट एक्यूरेट रूट होता है तो इसको यूज क्यों नहीं करते हैं हम, कॉमनली क्यों नहीं यूज करते हैं हम, ओरल या एक्सिलरी क्यों कॉमनली यूज करते हैं? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट या क्लाइंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट फील करते हैं इस साइट को लेकर। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा कॉमनली यूज नहीं करते, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट रूट होता है वो आपका यही होता है। ठीक है, रेक्टल या फिर वेजाइनल साइट। अब एक चीज और है कि अगर किसी पेशेंट में डायरिया, हेमोरॉइड्स, रेक्टल या वेजाइनल सर्जरी, इंजरी, ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो हम इस साइट को यूज नहीं करते हैं। एक चीज और है कि अगर बच्चों में डायरिया की कंडीशन है तो हमें ये साइट नहीं यूज करना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम ये साइट यूज करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट वेगस नर्व जो आपकी होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए डायरिया कंडीशन में बच्चों में आपको ये चीजें मींस ये साइट आपको यूज नहीं करना है। सेकेंडली, आपके पेशेंट के जो भी पेशेंट अगर उनका प्लेटलेट काउंट लो है, ठीक है, उनकी प्लेटलेट वैल्यू लो है, ठीक है, तो तब भी आपको ये साइट यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंजरी हो गई तो वो क्लॉटिंग का जो फैक्टर होता है वो आपका फिर नहीं वर्क करता है, मैकेनिज्म नहीं वर्क करता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम आपके प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर का मेनली बिफोर प्रोसीजर यही है कि आपको चीजें अरेंज कर लेनी है। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पेशेंट को प्रॉपर प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है और पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, या आपके पास जो भी क्लाइंट है उसको उसका जो भी प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करिए और उनकी प्राइवेसी को प्रॉपरली मेंटेन करिए। ठीक है, या फिर आप मीन्स लाइक प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह यूज करिए। ठीक है, अगर पेशेंट मीन्स आपको अलाउ नहीं कर रहा है या आप कह सकते हो परमिट नहीं कर रहा है इस साइट को यूज करने के लिए, तो प्लीज डू नॉट फोर्स देम टू यूज दिस। वहीं वेयर एज जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं या फिर आप कह सकते हो जो जिनको आपको लगता है कि आप एसेस नहीं कर सकते, तो आप उनके फैमिली मेंबर्स या फिर उनसे आप परमिशन ले लीजिए या फिर आप प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह का यूज करिए। ठीक है, तो इसमें आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है और पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसको प्रॉपरली, या अगर चिल्ड्रन है तो उनके जो फैमिली मेंबर साथ में गार्जियन है उनको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद हैंड हाइजीन करिए और ग्लव्स इज वेरी नेसेसरी इन दिस प्रोसीजर। आपको ग्लव्स पहनने ही पहनने हैं। ठीक है, तो वेयर ग्लव्स फर्स्ट, फिर आपको क्या करना है प्रॉपर स्क्रीनिंग यूज करते हुए आप जो भी साइट है मींस आपका रेक्टल वेजाइनल साइट है उसको आप एक्सपोज करिए। फिर उनको एक पोजीशन आपको देनी होती है, वो होती है साइड लाइन पोजीशन विथ नी फ्लेक्स्ड। साइड लाइन आपकी क्या होती है, जो आप साइड में पोजीशन जो होती है आपके साइड में जो आप लेते हो तो आपकी स्ट्रेट लाइन साइड लाइन पोजीशन होती है वो होती है। तो उसमें नी फ्लेक्स क्या होता है, जो आपका अपर पार्ट जो आपका फेस कर रहा है, जो अपर नी होती है उसको आप फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ टिल आप जितना आप फ्लेक्स करते हैं नॉर्मली 90 डिग्रीज पे, तो आपको साइड लाइन पोजीशन देनी है और नीज को फ्लेक्स करना है। ठीक है, जिसको आप लेटरल पोजीशन भी कहते हैं। तो ये पोजीशन आपको देनी, वेयर एज इन वेजाइनल आपको लिथोटमिक पोजीशन देनी होती है। देन नेक्स्ट इज एसेस करना है आपको साइड को, साइड एसेस करनी है, कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन या कुछ भी तो नहीं है, या जैसे ज़्यादातर मेनली पेशेंट में हेमोरॉइड्स की कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें आपको एसेस करनी है। फिर स्वैब से उस एरिया को क्लीन करना है। ठीक है, एरिया को आपको क्लीन करना है एंड देन ये सारी चीज़ें करने के बाद थर्मोमीटर जो आपका यूज होता है वो होता है आपका रेक्टल थर्मोमीटर।
ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, ल्यूब्रिकेट करना है ल्यूब्रिकेटिंग जेली से। थर्मोमीटर को आप ल्यूब्रिकेट क्यों करो, ताकि कोई भी फ्रिक्शन के ड्यू टू फ्रिक्शन कोई इंजरी ना हो साइड पर। ठीक है, थर्मोमीटर को ल्यूब्रिकेट करने के बाद आप उसको इंसर्ट करते हो आपके रेक्टल एरिया पे या फिर वेजाइनल एरिया पे। इंसर्शन का जो कह सकते हो लेंथ होता है वो अडल्ट में होता है 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और चिल्ड्रन में वही होता है 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर। उतना थर्मोमीटर आप इंसर्ट करते हो। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद रेक्टल थर्मोमीटर में आपको वेट करना होगा 2 to 3 मिनट्स। जैसे आपने वेट किया फिर आप उसको रिमूव करिए। ठीक है, वैल्यू को नोट करिए। थर्मोमीटर की क्लीनिंग टेक्निक से आपको बता चुके हैं प्रॉपरली। लो कंसनट्रेटेड एरिया से हाई कंसनट्रेटेड मीन्स लो इन्फेक्टेड एरिया से हाई इन्फेक्टेड एरिया से आप उसको वाइप से स्वैप से क्लीन करिए। ठीक है, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करिए एंड देन उसको प्लेस करिए। एंड देन जो साइड है लुब्रिकेटिंग जेली वगैरह उसको आप स्वैप से साइड क्लीन करिए। एंड देन पेशेंट को आप प्रॉपरली उनसे बोलिए कि वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद ग्लव्स को डिस्कार्ड करिए, फिर वैल्यू को नोट करिए एंड जो भी वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करके हैंड वॉश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप रेक्टल या वेजाइनल साइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका बचता है ऑल्टरेशन बॉडी टेम्परेचर, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।